आरएसएस के जो लोग थे या हिंदू महासभा के लोग थे, वो ये 200 साल की आज़ादी की लड़ाई में शामिल ही नहीं थे, शामिल होने के खिलाफ थे। मुझसे कोई पूछेगा कि क्या भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश है, मैं कहूँगी नहीं है। उनसे अभी भी बोला नहीं जा रहा कि अंग्रेजों से लड़ करके देश को आज़ाद किया गया, देश बना, नहीं बोला जा रहा मोदी जी से। वो सब कहते थे कि भाई नहीं, अंग्रेजों से क्या लड़ना, हमको लड़ना है तो लड़ाई के बीज बोने हैं, जहाँ लड़ाई ना हो उसमें लड़ाई लगाना है। हिंदुओं को लड़ाना है मुसलमानों के खिलाफ, जहाँ ईसाई मिल जाए ईसाइयों के खिलाफ, जहाँ बौद्ध मिल जाए बौद्धों के खिलाफ। हिंदू अगर आतंकवाद भी करेगा, हिंदू अगर हिंसा भी करेगा किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ, तो वो सांप्रदायिकता नहीं मानी जाएगी, वो आतंकवाद नहीं माना जाएगा, वो देशभक्ति मानी जाएगी। ये उन्होंने बाकायदा लिखा, ये मैं बना के नहीं बोल रही, उन्होंने बाकायदा लिखा कि इसलिए क्योंकि आज जो ये टुकड़े और क्या टुकड़े गैंग करते हैं ना, ये एंकर वाले सारे, वो सारा गोलवालकर से लिया हुआ है, बंच ऑफ थॉट से। आज़ादी का मतलब है हिंदू देश, और हिंदू देश का बनना यानी हिंदू फर्स्ट देश का बनना, हिंदू अव्वल नागरिक होगा, सिटीजन होगा, वैसा देश हम बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग ऐसा देश चाहते थे, जो मजदूरों के हक के लिए लड़ते हैं, किसानों के हक के लिए लड़ते हैं? आज उन्हीं लोगों को, भगत सिंह के रास्ते चलने वाले लोगों से कहा जा रहा है कि तुम देशद्रोही हो। नंबर 1 नागरिक का काम वो एक तरह से प्रजा होना हो, ये कोई लोकतंत्र नहीं है। कि लोगों के घर जो थे, कल तक घर थे, आज वो सड़क पर हैं। कि वो सारे जो वादे थे, प्रधानमंत्री के ही वादे थे कि 2022 तक, जब तक 75 साल देश के हो जाएंगे तब तक हर इंसान के पास में घर होगा वगैरह, उसमें जो सचमुच काम है हर नागरिक का कि वो याद दिलाएं और वो सवाल करें और जवाब मांगें। आज उस सवाल करने को, जवाब मांगने को कह दिया जा रहा है कि अगर आपने सवाल किया, अगर आपने जवाब मांगा तो आप देश विरोधी हैं। आपको सिर्फ बस तालियां बजाना है, आपको सिर्फ सलामी देनी है, सलामी भरनी है। आपका रोल जो है वो डिफाइन हो गया है, आपको इस तरह से पेश आना है। नागरिक का काम वो एक तरह से प्रजा होना हो, ये कोई लोकतंत्र नहीं है। तो भाई आप अगर किसी स्कूल के बच्चे को भी पूछिए, कम से कम आज के तारीख में, कल तो स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा वो भी बदल दिया जा रहा है, लेकिन स्कूल के बच्चे से पूछिए कि आज़ादी किस बात की मनाई जा रही है, किसकी गुलामी थी? आज़ादी मिली तो गुलामी थी ना किसी की। किस गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, किसने, कौन लड़ा? तो वो सीधा कहेंगे कि अंग्रेज़ों की गुलामी थी। अंग्रेज़ों ने दुनिया के कई सारे देशों को गुलाम बना रखा, उसमें भारत भी था, और कई सारे देशों के साथ साथ भारत में भी एक ज़बरदस्त आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया। और उस आज़ादी के आंदोलन के अंत में आपने देखा कि भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आज जिसे हम बांग्लादेश कह रहे हैं, उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट के ये देश हैं, ये उस आज़ादी के आंदोलन के नतीजे हैं। तो ये जब आप कहते हैं तो ये 800 साल, 1000 साल की बात कहाँ से आ रही है? वो क्या कहना चाह रहे हैं? दरअसल वो जो 200-250 साल की लड़ाई थी आज़ादी की, उस आज़ादी के आंदोलन में मोदी जी के जो पूर्वज थे, और मेरा कहना ये बायोलॉजिकल इससे नहीं है, आइडियोलॉजिकल इससे है, उनके जिस विचार को वो मानते हैं, उनके लोग उसमें शामिल ही नहीं थे। वो सब कहते थे कि भाई नहीं, अंग्रेज़ों से क्या लड़ना, हमको लड़ना है तो लड़ाई के बीज बोने हैं, जहाँ लड़ाई ना हो उसमें लड़ाई लगाना है। हिंदुओं को लड़ाना है मुसलमानों के खिलाफ, जहाँ ईसाई मिल जाए ईसाइयों के खिलाफ, जहाँ बौद्ध मिल जाए बौद्धों के खिलाफ। गोलवालकर की किताबें उठा करके पढ़ें, जरूर पढ़िए, क्योंकि उसी में बिल्कुल साफ साफ लिखा है ये सारी बातें, कहीं छिपी हुई नहीं है इसमें। उसमें वो कहते हैं कि जो शहीद हो रहे हैं देश के लिए, जो जेल जा रहे हैं देश के लिए, वो कह रहे हैं कि बड़े मूर्ख हैं ऐसे लोग, और इनको माना जाए कि ये फेलियर है। पास फेल की बात होती है ना,
तो गोलवालकर ने कहा कि जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो उनकी शहादत हो या उनका जेल जाना हो, इसको उनकी कमज़ोरी मानी जाएगी ना, इनको तो फेलियर माना जाएगा। तो सक्सेसफुल कौन है? वो गोलवालकर है, जो एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए। तो जेल ना जाना, बढ़िया से बचे रहना, अंग्रेज़ों से मित्रता करना, दोस्ती करना, उनसे माफ़ी मांगना, उनकी गुलामी करना और नफ़रत के बीज बो बो करके अंग्रेज़ों की मदद करना, क्योंकि अंग्रेज़ों का ये अच्छा खासा नारा था कि डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो। बांटने के लिए भाई साहब तैयार बैठे थे। तो ये आरएसएस के जो लोग थे या हिंदू महासभा के लोग थे, वो ये 200 साल की आज़ादी की लड़ाई में शामिल ही नहीं थे, शामिल होने के खिलाफ थे। और इसलिए आज वो 800 साल 1000 साल की जो बात कर रहे हैं, वो उसको एक तरह से घसीट के ला रहे हैं। उनसे अभी भी बोला नहीं जा रहा कि अंग्रेज़ों से लड़ करके देश को आज़ाद किया गया, देश देश बना, नहीं बोला जा रहा मोदी जी से। और उनको कहना पड़ रहा है कि नहीं, वो उस समय से लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? वो कहना चाह रहे हैं कि भाई मुसलमान कभी थे जो राज किए, तो उनके खिलाफ हिंदुओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो ये इस तरह के आपको इतने उदाहरण मिलेंगे, लाइन से आपको उदाहरण मिलेंगे जिसमें जो मुसलमान है वो मंदिर बना रहा है, बनवा रहा है, वो उदाहरण भी मिल जाएंगे ढेर सारे। को ढकने के लिए आज वो 800 साल 1000 साल की बातें कर रहे हैं और आपको गुमराह करने की कोशिश, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर आज़ादी का मतलब है हिंदू देश, और हिंदू देश का बनना यानी हिंदू फर्स्ट देश का बनना, हिंदू अव्वल नागरिक होगा, सिटीजन होगा, वैसा देश हम बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग ऐसा देश चाहते थे? आप खुद ही पढ़ लीजिए भाई, कैसा भारत चाहते थे आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग, कैसा देश चाहते थे, उसकी बात पढ़िए और गोलवालकर की किताब को साइड रख करके पढ़िए। मैं दोनों का जिक्र करती हूँ आपसे, जो मजदूरों के हक के लिए लड़ते हैं, किसानों के हक के लिए लड़ते हैं। आज उन्हीं लोगों को, भगत सिंह के रास्ते चलने वाले लोगों से कहा जा रहा है कि तुम देशद्रोही हो नंबर 1। भीमा कोरेगांव में जिसको जेल में डाला हुआ है, हमारे आपके छात्र दोस्त जो हैं उमर खालिद और उनके तमाम साथी जिनको अंदर डाला हुआ है, वो सारे क्या हैं? भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले नौजवान नवयुवती, नहीं तो हैं कौन ये लोग? लेकिन दूसरी तरफ ले लीजिए भाई, आज़ादी के लिए लड़ने वालों में खूब बहसें थी, सब एक मत के नहीं थे। और कोई भी ढंग का आंदोलन, दुनिया में किसी आंदोलन को ले लीजिए, वो अगर कायदे का ढंग का आंदोलन है तो उसमें कोई एक मत के सारे लोग नहीं होंगे, सबके अलग अलग मत होंगे। सभी मतों को साथ लेकर के चलना ये जरूरी है। लेकिन उसमें वो सब इस बात पर एक थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है और देश को आज़ाद करना है, और उसके बाद एक अच्छा देश, ऐसा देश बनाना है जिसमें सारे लोग रह सकें। उसमें जो शामिल थे, उसमें गांधी जी की बात ले लीजिए। गांधी जी की बात जो उन्होंने कहा कि आखिरी इंसान को देख करके आप जज करिए कि देश जो है वो काम अच्छा कर रहा है और सब लोगों को इंक्लूड करके चल रहा है कि नहीं। आज किसके लिए काम हो रहा है? आखिरी इंसान के लिए, या वो जो टॉप पर नंबर 1 इंसान है पूरी दुनिया में, अभी चौथे पर है शायद पहुंचा हुआ, अडानी जी के लिए, जो नरेंद्र मोदी के पुराने दोस्त हैं, साथी हैं। जैसे जैसे मोदी जी का ये बढ़ा राजनीति में, वैसे वैसे अडानी की जो संपत्ति है वो बढ़ती गई। उस नंबर 1 के लिए काम किया जा रहा है। आखिरी इंसान कहाँ? आखिरी इंसान को तो भूल जाओ, आखिरी इंसान का घर ढहा दो, आखिरी इंसान को कहो कि राशन के लिए पहले 20 रुपया भर करके जाइए, ले जाओ, फ्लैग ले जाओ, तिरंगा ले जाओ। आखिरी इंसान को डराओ धमकाओ, आखिरी इंसान को देश के पुलिस थाने के अंदर में टॉर्चर करके कहलवा दो कि मैंने फलाना जुर्म किया है और उसके बाद फांसी पर चढ़ा दो उसको। आखिरी इंसान को इनकाउंटर में मार दो। आखिरी इंसान को इनकाउंटर में मारने के बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी और कहेगी कि भाई मुझे न्याय चाहिए, कहीं और नहीं मिल रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहलवा दो कि नहीं तुमको ही जेल भेज देते हैं। तुम कैसे पहुंची यहाँ पर? जनसंहार के लिए न्याय मांगने की जुर्रत कैसे की तुमने? सरकार के खिलाफ अगर तुमने कुछ भी बोला, सरकार पर, पुलिस पर आरोप लगाया, वो गुजरात हो चाहे गोमपाड़ हो, तो इसका मतलब
भाई माई बाप ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, सरकार के वकील ने कह दिया कि ऐसा करने वाले सारे आतंकवादी के फ्रंट होते हैं, सारे देश विरोधी काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कान पकड़ करके सुन लिया और वही लिख दिया स्टेनोग्राफर की तरह। आखिरी इंसान की तो ये हालत है। तो देश के लिए जो लोग सपना देखे, उनके सपने की ये हालत है। इन्होंने कहा साफ साफ कि देश का होना, हिंदू जो है वो देश का हमेशा है। हिंदू जो करेगा, हिंदू अगर आतंकवाद भी करेगा, हिंदू अगर हिंसा भी करेगा किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ, तो वो सांप्रदायिकता नहीं मानी जाएगी, वो आतंकवाद नहीं माना जाएगा, वो देशभक्ति मानी जाएगी। ये उन्होंने बाकायदा लिखा, ये मैं बना के नहीं बोल रही, उन्होंने बाकायदा लिखा कि इट विल नॉट बी कम्युनलिज्म इफ द हिंदू डज इट, क्योंकि जो हिंदू करता है वो राष्ट्रवाद है। फिर उन्होंने कहा कि तो सांप्रदायिकता क्या है, देशद्रोह क्या है, देश को बांटने वाला काम क्या है। उसमें उन्होंने कहा कि देश बांटने वाला काम तब है अगर आप कहते हैं कि मैं बौद्ध हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। इशारा किसके लिए? डॉक्टर अंबेडकर के लिए। उन्होंने कहा अगर आप कहते हैं मैं जैन हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मुस्लिम तो रहने ही दीजिए, वो तो हो ही गए भाई ऑटोमेटिक देशद्रोही, लेकिन उन्होंने बौद्ध के लिए भी कहा, जैन के लिए भी कहा, पारसी के लिए भी कहा, सबके लिए कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरी भाषा तमिल है, मेरे लिए जो मैं तमिल भाषी होना मेरी पहचान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैं तमिल भाषी हूँ, मैं देशद्रोही हो गई, मैं देश तोड़ने वाली हो गई, देश के टुकड़े करने वालों में मेरा लिस्ट में शामिल हो गया नाम, गोलवालकर ने कहा। उसी तरह से उन्होंने कहा कि आरक्षण मांगना, अगर आप दलित हैं, अगर आप ओबीसी हैं, आप आरक्षण मांग रहे हैं तो आप देश के टुकड़े कर रहे हैं। साउंड्स फेमिलियर? अगर सुनने में सुना हुआ सा लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि आज जो ये टुकड़े टुकड़े और क्या क्या टुकड़े टुकड़े गैंग करते हैं ना, ये एंकर वाले सारे, वो सारा गोलवालकर से लिया हुआ है, बंच ऑफ थॉट से। और इसलिए वो जेएनयू को और तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कहते हैं कि इसमें नारीवाद पर पढ़ाई हो रही है, इसमें विमेन स्टडीज़ है, इसमें दलित स्टडीज़ है, इसमें स्टडीज़ इन एक्सक्लूजन है, इसमें जो है नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ हैं। वो सबका उदाहरण दे करके आरएसएस की पत्रिका पांचजन्य में एक लेख लिखा था 2016 में, जो जनवरी में जेएनयू में घटा उससे पहले 2015 के नवंबर में। उस अंक को पढ़ लीजिए। उसमें उन्होंने कहा कि ये सारी पढ़ाई जो हो रही है, या दीवार पर पोस्टर लगे हुए हैं, जाति के खात्मे की बात कही जा रही है, महिलाओं की बराबरी आज़ादी की बात कही जा रही है, एलजीबीटी आज़ादी की बात कही जा रही है, ये सारी बातें टुकड़े टुकड़े करने की बात है। और उसमें उन्होंने लेख का नाम लिखा था जेएनयू दरार का गढ़। समझ लीजिए, उस समय तो वो उमर खालिद ने जो आयोजित किया था जेएनयू में, वो तो हुआ ही नहीं था उस समय, लेकिन इसी आधार पर जो गोलवालकर ने आधार बताया, इस आधार को उन्होंने कहा ये देश बांटने का काम। तो मैं सिर्फ इस बात पे एक अंतिम बात कहना चाहती हूँ कि गोलवालकर के जो सपने का भारत है, उसमें तो जो चीज़ें भारत को सबसे सुंदर और अच्छा बनाती हैं, जो भारत में, मुझसे कोई पूछेगा कि क्या भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश है, मैं कहूँगी नहीं है। दुनिया का कौन सा देश सबसे अच्छा है, मैं कहूँगी कोई देश नहीं है। ये कोई कंपटीशन वाली बात ही नहीं है कि दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है और क्या है। लेकिन ये एक बेहतर देश, एक बेहतर दुनिया बन सकती है, उसमें सब कुछ जो है वो सब अच्छा है और इसका बुराई करना सबसे गलत चीज़ है, छी, ये नहीं, बल्कि उसकी बुराई को एक प्यार की नज़र से देखना और बदलने की कोशिश करना, बदलाव का इच्छा रखना, ट्रांसफॉर्मेशन की, बदलाव की, क्रांति की इच्छा रखना अपने दिल में, ये शायद देश प्रेम का सबसे अच्छा तरीका है। जेल जाने के लिए तैयार हैं, जैसे हमारे आज़ादी के आंदोलन के शहीद और लड़ने वाले तैयार थे, वो फ्रीडम फाइटर्स जैसे तैयार थे, आज हम लोग भी तैयार रहे। मैं कितने लोगों को भरोगे जेलों में? भर दो। जब इतने लोगों को भर दोगे तो उसके बाद में बहुत मायने थोड़ी रखेंगे। जेलों के अंदर जब ढेर सारे आज़ादी चाहने वाले लोग अंदर हो जाते हैं तो वो जेल भी बहुत अच्छी जगह हो जाती है।
मैं आपको बिल्कुल इसको एकदम दावे से बता रही हूँ। इसीलिए ये जो भय है, ये डर है जो हमें लग सकता है, जो हमारे माता पिता को लग सकता है, मेरे ख्याल से उसे जहन से निकालने की ज़रूरत है और कहने की ज़रूरत है कि आज देश प्रेम का मतलब है सच के लिए खड़ा होना। जो बांटने की कोशिश हो रही है, नफ़रत को देश प्रेम का नाम दिया जा रहा है, ये धूमिल कर रहा है हमारे देश की छवि को, हमारे देश को, उसके ताने बाने को तोड़ रहा है। इसलिए नफ़रत को हम देश प्रेम का नाम देने नहीं देंगे, नफ़रत के खिलाफ बोलेंगे। अगर कोई मुसलमान से कहता है कि तुम साबित करो तुम राष्ट्रवादी, कोई गरीब से कहता है, कोई महिला से कहता है, कोई छात्र से कहता है कि हमने तुम्हारे लिए ये सारे नियम बना दिए, इस नियम को पास नहीं किया है अभी तक, गाना गा के दिखाओ, तिरंगा फहरा के दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो नारा लगा के दिखाओ, तब हम कहेंगे कि ये मेरा देश नहीं है जिसमें जो है शर्त लगाए जाएंगे कि ये कहोगे, वो बोलोगे, ये सोचोगे, फला पहनोगे, फला खाओगे, फला नहीं खाओगे, ये सारी चीज़ें, कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, इस आधार पर देश प्रेम नहीं तय होता। देश में रहते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, देश के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं सवाल पूछकर, और अपने जैसे जो नहीं हैं, जो हमारे समुदाय के नहीं हैं, हमारे जैसे नहीं दिखते, उनके लिए सोचते बोलते हैं, उनके साथ में खड़े होते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। ये है देश को जोड़ने वाला काम, ये है देश को अच्छा बनाने वाला काम। इस काम को ज़रूर आप ही जैसे लोग पूरा करेंगे, इसी उम्मीद के साथ ज़रूर 15 अगस्त तक ये सारी बातें हम 15 अगस्त और उसके बाद भी चलाते रहेंगे। हमारे लिए कोई एक दिन का मामला नहीं है, ये साल भर का मामला है। हमेशा के लिए इस तरह की लड़ाई जब तक सबकी आज़ादी, सबकी बराबरी नहीं होती, तब तक लड़ते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम।